अच्छा बेटा, हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं मई जून 24, पेपर 31। देखते हैं ज़रा, आइएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज करेक्ट? कहता है जी, यूटिलिटी का कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे पास करेक्ट आ रहा है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स दैट द प्रोड्यूसर बिकम लेस एफिशिएंट द मोर दे प्रोड्यूस। भाई, प्रोड्यूसर का क्या लिंक है यूटिलिटी के साथ? इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज अबव एवरेज यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी मस्ट बी राइजिंग। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा टेबल बना डायग्राम बनाऊं जिस तरह हम लोगों ने थ्योरी ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, वो क्या था कि ऐसे आपका एमपी आता था और आपका एपी ऐसे आता था, फिर जब यहाँ से टकराता था तब वो फॉल होना शुरू होता था। सेम चीज़ को अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के साथ ले जाऊं तो वो कैसे बनेगा? ये एमयू आ गया, और आपका टीयू जो है वो फिर, सॉरी, एवरेज यूटिलिटी जो है वो ऐसे बढ़ेगी और फिर जब टकराएगी तो गिरना शुरू हो जाएगी। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेटा ये डायग्राम हमारी करेक्ट जाती है और ये पॉइंट करेक्ट हो सकता है। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल सेज दैट अ कंज्यूमर गेट्स इक्वल टोटल सेटिस्फैक्शन। नहीं बेटा, हमारे पास आती है सेटिस्फैक्शन पर प्राइस। इक्वी मार्जिनल में टोटल सेटिस्फैक्शन नहीं होती। टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूली राइजेस एज द सेम लेवल ऑफ कंजम्पशन राइजेस। नो बेटा, टोटल यूटिलिटी फॉल होती है जब डिस यूटिलिटी आ जाता है, तो आंसर इज बी। इंडिफरेंस कर्व शोज टू आईसीज, आई वन एंड आई टू। बजट लाइन आपके पास टी है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन? बेटा यहाँ पर जो आपकी आ रही है, जहाँ पर आपके पास ये इक्विलिब्रियम बन रहा है, सही है, ये देख लो, ये इतना इस तरह कुछ बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा? सी। जहाँ पे आपके पास टोटल मैक्सिमम यहाँ पे हम टकराते हैं। बेटा एवरेज यूटिलिटी वो टेबल के हिसाब से आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो एवरेजेस निकल आती हैं। जो मेरे नोट्स में टेबल बना हुआ है ना, उसी को आप कर लेंगे, डिवाइड करेंगे वन यूनिट टू यूनिट थ्री से, तो वो एवरेज निकल आएगा आपके पास। सॉरी, थ्री तो रह गया, थ्री पे आए। मेडिकल टीम प्रोवाइड्स वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन टू प्रिवेंट एन आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज। वाई वुड दिस बी डिस्क्राइब्ड एज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी? कहता जी, वैक्सीनेशन से आपके पास पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कैसे आती हैं? क्योंकि बेटा वो फैलेगा नहीं ना फिर। अगर मुझे फ्लू है, जैसे कि मेरी तबीयत मेरी थोड़ी सी ऑफ चल रही है, तो मैं जिसके पास भी जाऊंगा उसको भी फ्लू होने का डर है, तो अगर मैं वैक्सीनेटेड रहूंगा तो उन तक बीमारी नहीं फैलेगी ना। एडिशनल बेनिफिट माइट बी गेन्ड एज द डिजीज नो लॉन्गर स्प्रेड्स। तो बेटा ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई कि मेरी वजह से दूसरे बीमार नहीं पड़ रहे। एनी काइंड ऑफ मेडिकल हेल्प विल इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन। ये तो बड़ी फजूल सी बात है, और अगर ये है भी तो प्राइवेट बेनिफिट है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है। नो एक्शन वुड बी टेकन अनलेस मेडिकल टीम इंटरवीन। नो भाई, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हमें चाहिए। द सोशल बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशंस आर लेस देन सोशल कॉस्ट। ऐसी कोई बात नहीं है, आंसर इज ए। आखिर ज़्यादा होंगे तभी तो हम लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं ना। और मेरिट गुड के ना सोशल बेनिफिट ज़्यादा ही होते हैं एज कम्पेयर टू सोशल कॉस्ट, जो वो यहाँ पे उलट बात कह रहा है। डायग्राम shows cost and revenue for a firm. Which output level will enable firm to achieve the objective of maximizing its revenue? बेटा maximizing revenue कहाँ पे होता है? जहाँ पे आपका MR0 होता है। और MR0 किधर हो रहा है आपके पास? यहाँ पर। तो आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ओलिगोपोली फर्म्स सीक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अच्छा जी, हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो हमारे पास लोकेशन तो एक ही बनती है, MC इज इक्वल्स टू MR। ठीक है, जगह तो एक ही आती है। How will this affect the pricing behavior of oligopoly firms involved in non-collusive market? कहता है जी, जो फर्म्स नॉन कोल्यूसिव मार्केट में हैं उनकी किस तरीके से प्राइसिंग बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट आ रहा होगा। लिखा हुआ है जी, अ प्राइस इज फिक्स्ड फॉर द प्रोडक्ट दैट नेवर चेंजेस थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। कहता है कभी प्राइस चेंज होती ही नहीं है। भाई ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। हमने ये जरूर पता है कि इंडस्ट्री और फर्म एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब एक जगह पे डिसाइड कर लेती है कि हमने ये प्राइसेस चार्ज करनी है, लेकिन सारी जिंदगी ही ये प्राइस चलेगी, ये चीज तो कहीं पे डिसाइड नहीं होती ना। फर्म्स विल अग्री ऑन द लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। बेटा एडवर्टाइजिंग का वो कोई लिंक नहीं होता, वो हमने डिओपली में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो है वो अलग चीज चल रही है, यहाँ पे नॉन कोल्यूसिव मार्केट किंग डिमांड कर्व की बात कर रहा है। इफ वन फर्म रेज इट्स प्राइस, अदर फर्म्स विल मेंटेन देयर ओरिजिनल प्राइस टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। बेटा याद करें, किंग में क्या था कि भाई कोई भी एक प्रोड्यूसर अपनी प्राइस बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि नहीं, कार्टेल कार्टेल वाला नहीं आएगा बेटा, कार्टेल तो कलूसिव में आता है। तो
कोई भी फर्म अपनी प्राइस नहीं बढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि अगर किसी ने प्राइस बढ़ाई तो कोई फॉलो नहीं करेगा, और अगर किसी ने प्राइस कम की तो सब फॉलो कर लेंगे। ठीक है। तो अगर कोई बंदा अपनी प्राइस बढ़ाता है तो बाकी फर्म्स अपनी ही प्राइस पे यानी कि किंग पे बैठे रहते हैं। ये आपके पास बेटा नॉन कोलिजिव की बात करेक्ट हो रही है। इफ वन फर्म्स लोअर द प्राइस, अदर फर्म्स विल इंक्रीज द प्राइस। बातें सुनो जरा, मैंने अभी बताया कि अदर फर्म्स अपनी प्राइस को डिक्रीज कर देंगी साथ में। आंसर बन जाएगा आपका सी। An economic activity definitely creates a net social benefit when the value of social benefit minus। कहता है जी, आप नेट सोशल बेनिफिट कब बनाते हैं? जब आपका सोशल बेनिफिट को हम लोग किससे माइनस करें? व्हेन ये सोशल, व्हेन द वैल्यू ऑफ सोशल बेनिफिट माइनस, हाँ माइनस के बाद हमने फिल इन द ब्लैंक करना है ना पूरा। तो बेटा सोशल बेनिफिट से क्या माइनस करेंगे? सोशल कॉस्ट को माइनस करेंगे। ठीक है। सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट। और बेटा नेट सोशल बेनिफिट कब बनेगा? जब सोशल कॉस्ट हमारी कम हो और सोशल बेनिफिट ज्यादा हो, और ये पॉजिटिव में आंसर है, तो आंसर क्या बनेगा बेटा? सी। विच अजम्पशन इज असेंशियल फॉर द मार्केट टू बी कंटेस्टेबल? कंटेस्टेबल होने के लिए बेटा क्या होना चाहिए? जब आप आना चाहें मार्केट में आ जाएं, जब आप जाना चाहें मार्केट से जा सकते हैं। तो असल कंडीशन तो यही होती है ना कि यू कैन एंटर और लीव वेन एवर यू वॉन्ट। ठीक है। तो 7 का बेटा आंसर हमारे पास क्या बनेगा? बी। A firm that raises capital through a share issue has to satisfy both shareholder expectation and management aims। कहता है जी शेयर होल्डर को भी हमने पूरा करना है, हमने मैनेजमेंट को भी खुश रखना है। द मैनेजमेंट एम्स टू प्रोड्यूस एट अ नॉन प्रॉफिट मैक्सिमम पॉइंट। यानी कि बेटा ये सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे ऑपरेट करना चाहता है। सेल्स रेवेन्यू की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ। विच स्ट्रेटजी वुड नेसेसरली प्रिवेंट दिस एम? कहता है कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपके इस एम को प्रिवेंट करेगी, यानी कि आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देगी। पहला ऑप्शन आपसे कहता है एम सी इज इक्वल टू एम आर इन द लॉन्ग रन। तो बेटा एम सी इज इक्वल टू एम आर क्या होता है? प्रॉफिट मैक्स। कि आप प्रॉफिट मैक्स से हट ही नहीं रहे हो, तो जब आप प्रॉफिट मैक्स से हटेंगे ही नहीं तो आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक है। तो ये आपको प्रिवेंट करेगा। बी पे आए। ऑपरेटिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। बेटा ये आपको प्रिवेंट नहीं करेगा, क्योंकि आप जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज करते हैं तो आप हर बंदे से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे होते हैं ना। तो आप नॉन प्रॉफिट मैक्सिमम पॉइंट तक भी जा सकते हो। रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स मोर देन द रिटर्न, मोर देन रिटर्न्स टू इनोवेशन। कहता है जी आप शेयर होल्डर को ज्यादा रिवॉर्ड दें एज कंपेयर टू इनोवेशन को। अब देखो बेटा अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, आप यूनिक सेलिंग पॉइंट कैश नहीं कर सकते। जब तक आप इनोवेशन ही नहीं करेंगे आपके पास यूनिक सेलिंग पॉइंट कहाँ से आएगा? तो आप प्रॉफिट मैक्स से बेटा हट जाएंगे। सेपरेटिंग ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द फर्म। इसका कोई लिंक इससे होता नहीं है भाई। ओनरशिप एंड कंट्रोल, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो इसका कोई ऐसा लिंक नहीं बनता यहाँ। A major UK chemical firm was bought by its rival Dutch chemical firm। बेटा सेम इंडस्ट्री है, सेम स्केल ऑफ ऑपरेशन है, तो क्या इंटीग्रेशन, कौन सी इंटीग्रेशन चल रही है बेटा? सेम इंडस्ट्री, सेम स्केल ऑफ ऑपरेशन, तो ये कहलाई जाती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ फर्म टू बी नेशनल मोनोपोली? बेटा नेशनल मोनोपोली वो मोनोपोली होती है जिसकी एवरेज कॉस्ट हमेशा गिरती रहती है, यानी कि वो सारी जिंदगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर रहता है। ठीक है। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सही है। पहला लिखा हुआ है इट विल ऑलवेज ऑपरेट इन द पब्लिक सेक्टर एंड अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। जरूरी नहीं है भाई, जरूरी थोड़ी है कि नेशनल मोनोपोली हमेशा पब्लिक सेक्टर की ही हो। इट विल हैव हाई बैरियर्स टू एंट्री एंड बी द डोमिनेंट प्रोड्यूसर। ये करेक्ट आंसर हो सकता है। इट विल इजीली बेनिफिट फ्रॉम एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की यहाँ पे बात हो रही है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक नेशनल मोनोपोली होती है 90% ऑफ द टाइम वो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से बनती है, एक्सटर्नल की वजह से नहीं बनती। इट विल हैव हायर एवरेज कॉस्ट इन मोनोपोलिस्टिकली कंपैरेटिव फर्म। बेटा सारी जिंदगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल में है तो हायर कॉस्ट कैसे होगी? आंसर होगा बी। गवर्नमेंट कैन यूज पॉलिसीज टू ट्राई एंड रिड्यूस environmental damage caused by amount of rubbish garbage created by firms and household। which policy to reduce rubbish is most likely to lead to government failure? कहता जी हम चाहते हैं कि फर्म्स और लोग जो हैं, हाउस होल्ड जो हैं, वो कचरा ना फेंकें। तो कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जो कि
गवर्नमेंट को जो है वो अलाउ नहीं करे, विच पॉलिसी टू रिड्यूस रबिश टू रिड्यूस गवर्नमेंट फेलियर, हाँ, कि गवर्नमेंट को फायदा ना पहुंचाए, गवर्नमेंट को बैकफायर कर जाए, कौन सी ऐसी पॉलिसी है, देखें जरा। एन इंसेंटिव पेमेंट फॉर फर्म्स टू रिड्यूस लेवल ऑफ रबिश, बेटा ये आपको हेल्प करेगा टू रिड्यूस मार्केट फेलियर, टू रिड्यूस पोल्यूशन। A tax on the amount of rubbish a firm और household creates, बेटा जो हमारे पास टैक्स होता है, टैक्स होता है, गवर्नमेंट फेलियर की बात है कि यार टैक्सेस का आपको को भी अगर याद हो जो मैंने बताया था, वो ये था कि यार अक्सर क्या होता है कि टैक्सेस गवर्नमेंट कमा तो लेती है, लेकिन वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, टैक्स इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। हाँ, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कमा लेती है वो अलग बात है, लेकिन टैक्स रेवेन्यू कमाना तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। तो यहां पर थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है, पॉलिसी ये भी है बट थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है। एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन अबाउट द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय रबिश, बेटा ये आपके पास वो हो गई, क्या कहते हैं, नच थ्योरी हो गई, ये भी आपको हेल्प करेगा। फिर कहता है जी, गवर्नमेंट ग्रांट्स टू फर्म्स रिसर्चिंग हाउ टू सेफली डिस्पोज ऑफ रबिश, बेटा ये भी आपको फायदा पहुंचाएगा क्योंकि आप सब्सिडीज प्रोवाइड दे रहे हैं उन फर्म्स को जो आपका कचरे को रिड्यूस करेंगी। तो इन चारों में से जो सबसे ज्यादा, सबसे लीस्ट इफेक्टिव है वो ये, चारों में से सबसे लीस्ट इफेक्टिव जो है वो ये है। अब वो लोग आगे क्या कचरे का वजन करेंगे क्या, कि भाई तुमने 2 किलो कचरा फेंका तुम्हारा इतना टैक्स बंद है, तुमने 4 किलो भेजा तुम्हारा इतना टैक्स बंद। सही है, सबसे लीस्ट जो एक फायदेमंद पॉलिसी है वो ये है। What would supporters of a nationalized public transport service expect to be the most likely outcome from the privatization of train and bus service? What would supporters of nationalized public transport service expect to be the most likely outcome from? अच्छा, वो लोग जो नेशनलाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करते हैं, वो प्राइवेटाइज ट्रेन और बस ट्रांसपोर्ट से क्या अफेक्ट करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो जरा, फ्यूअर डेस्टिनेशंस सर्व्ड बाय ट्रेन और बसेस, बेटा ये बात तो हमने ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन के अंदर पढ़ी हुई है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन कर लेते हैं तो जो लॉस मेकिंग सर्विसेज होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट को भले लॉस हो रहा हो लेकिन वो आपको फिर भी वो सर्विस दे रही होती है, वो लॉस बेयरअप कर रही होती है, लेकिन प्राइवेट इदारा लॉस बेयरअप नहीं करता, प्राइवेट इदारा बोलते हैं भाई मुझे लॉस हो रहा है मैं कल से काम नहीं करूंगा। तो ए कहता है जी फ्यूअर डेस्टिनेशन सर्व्ड बाय ट्रेन बसेस, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सिर्फ वो वाली जगह पे जाएंगे जहां पे हमें फायदा है। दूसरा कहता है जी लोअर फेयर्स, बेटा ये करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होती है तो प्राइसेस बढ़ जाती है। मोर फ्रीक्वेंट सर्विसेज टू ऑल डेस्टिनेशंस, नो बेटा, लिमिटेड डेस्टिनेशंस। लास्ट है मोर पीपल एम्प्लॉयड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, अबे भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही खत्म हो गया, आपने प्राइवेटाइज कर दिया है, आंसर क्या बनेगा, ए। व्हाट विल कॉज हाउस होल्ड टू बी कॉट इन पॉवर्टी ट्रैप, पॉवर्टी ट्रैप हमारे पास किस तरीके से आ सकता है भाई, अ हाउस होल्ड अर्न्स लेस देन द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन ऑफ 2.15 पर पर्सन पर डे, बेटा उससे वो ये पॉवर्टी ट्रैप नहीं होता, ठीक है, ये पॉवर्टी ट्रैप नहीं होता, ये रिलेटिव पॉवर्टी की आप लोग बात कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर सकते हैं, पॉवर्टी ट्रैप नहीं होता ये। अच्छा, आगे, अ हाउस होल्ड स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स इन अ मंथ, बेटा ये भी पॉवर्टी ट्रैप नहीं है। पॉवर्टी ट्रैप की डेफिनेशन क्या थी कि आप हैंड टू माउथ चल रहे हैं, मतलब आपका इतना हालत खराब हुई हुई है कि आप जो हैं कोई एक वो किचन लूप नहीं, जिसे हम लोग कहते हैं, आप उसमें फंसे हुए हैं, आप निकल ही नहीं पा रहे, आपके पास स्पेंडिंग करने के भी पैसे नहीं है, ठीक है। अ हाउस होल्ड अर्निंग राइज एट अ लोअर रेट देन द राइज इन इन्फ्लेशन, बेटा इससे आपकी रियल इनकम गिरती है, इससे पॉवर्टी ट्रैप नहीं आता आपके पास। एन एक्स्ट्रा डॉलर अर्नड बाय हाउस होल्ड कॉजेज अ ग्रेटर लॉस इन गवर्नमेंट बेनिफिट प्लान, कहता है कि जो आप पैसे कमाते हैं उसके बावजूद गवर्नमेंट को आपको हेल्प करनी पड़ रही है, यानी कि गवर्नमेंट की जेब से पैसे जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट प्लान, ये आपके पास पॉवर्टी ट्रैप के मामला जो है वो क्रिएट कर देता है और आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देता है। व्हाट विल कॉज एन आउटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फॉर लेबर, आउटवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डिमांड फॉर लेबर आपकी इंक्रीज हो रही है। अ डिक्रीज इन द टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स, बेटा इससे तो फिर सप्लाई बढ़ेगी ना, सप्लाई ऑफ वर्कर बढ़ेगी, अगर आपके पास इनकम टैक्सेस गिर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ वर्कर बढ़ेगी, लोग ज्यादा काम करने की करेंगे और सप्लाई आपकी राइटवर्ड चली जाएगी।
इससे डिमांड पे इफेक्ट नहीं आएगा। एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट, बेटा डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट यानी कि ड्राइव डिमांड, डिमांड फॉर वर्कर इज ड्राइव डिमांड, तो आपकी डिमांड फॉर वर्कर बढ़ जाएगी, करेक्ट आंसर हो सकता है। इंक्रीज इन सब्सिडीज टू फर्म, बेटा इससे जरूरी नहीं है कि आपकी डिमांड फॉर लेबर फोर्स बढ़े। इंक्रीज इन द साइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, इससे भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपके पास डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाए, इससे तो सप्लाई ऑफ वर्कर बढ़ेगी ना भाई। तो आंसर क्या बनेगा 14 का बी। द डायग्राम shows what happens when the employees of a profit maximizing monopolist employer from a trade union and successfully negotiate a wage rate at OWT। आप OWT पे ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं हम। What is the effect of the new wage rate on employment, बेटा पहले आप ऑपरेट कर रहे थे MCL इज इक्वल टू MRP पे, यानी कि आप इतना लेबर लेके बैठे हुए थे, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगा दिया इधर ऐसे, सही है। तो बेटा जब मिनिमम वेज आपके पास लग जाएगी, जब आपके पास मिनिमम वेज लग जाएगी, तो फिर आपके पास क्या मामला होगा, आप फिर ये वाला वर्कर लेके आएंगे ना, क्योंकि फिलहाल फिलहाल इस वेज रेट के ऊपर बेटा हमारी सप्लाई ऑफ वर्कर क्या चल रही है, ये सप्लाई चल रही है। तो वर्कर तो इतना ही आपके पास काम करेगा, फ्रॉम Q1 to Q3। तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो Q1 से लेके कहाँ चला जाएगा, Q3 तक चला जाएगा, फ्रॉम Q1 to Q3, Q3। A world financial crisis was partly linked to the actions of commercial bank. Which actions of the commercial bank could have led to the financial crisis? कहता है कि ऐसा कौन सा हमारे पास एक्शन होगा कमर्शियल बैंक का जिससे आपके पास क्या कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस आना शुरू हो जाए। तो पहला ऑप्शन है बीइंग सब्जेक्ट टू टाइट कंट्रोल्स बाय द सेंट्रल बैंक ओवर क्रेडिट क्रिएशन। तो बेटा अगर आपको सेंट्रल बैंक ने कंट्रोल करके बैठा हुआ है, सेंट्रल बैंक क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर कि जी आपने मुल्क में इतना पैसा छोड़ना है या इतना कम, इतना कभी पैसा बढ़ाना है कभी पैसा कम करना है, तो इन दी एंड तो मैं सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज के हिसाब से चलूंगा ना। तो उससे तो मेरे पास वो नहीं आएगा, वर्ल्ड क्राइसिस फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं आएंगे उसकी वजह से, क्योंकि मैं सेंट्रल बैंक के कहने पे चल रहा हूं, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है होल्डिंग रिजर्व्स अबव द रिजर्व रेशियो अग्रीड विद द सेंट्रल बैंक। भाई फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक ने कहा कि आपको 100 मिलियन के रिजर्व्स रखने हैं एट अ टाइम, मैं 110 मिलियन के रख रहा हूँ, ठीक है। आखिर सेंट्रल बैंक ने कुछ सोच समझ के ही मुझे वो रिजर्व की लिमिट दी होगी ना, कि भाई क्योंकि अगर आपने इससे ज्यादा कैश लोगों को दिया तो मुल्क में मॉनेटरी इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। तो रिजर्व रेशो जब तक मैं सेंट्रल बैंक की लिमिट को फॉलो कर रहा हूँ, भाई गवर्नमेंट ने 100 मिलियन कहा था, मैं 110 रख रहा हूँ, मैं 120 रख रहा हूँ, मैं लिमिट के नीचे तो नहीं जा रहा ना, तो तब तक उससे फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगे। टेकिंग एक्सेसिव रिस्क बाय डिमांडिंग इनसफिशिएंट सिक्योरिटी फ्रॉम बोरोवर्स, कहता है जी कि आप इनसफिशिएंट सिक्योरिटी ले रहे हो, यानी कि आप लोन दे रहे हो 100 मिलियन का और आप सिक्योरिटी पकड़ रहे हैं 2 मिलियन की। अबे भाई 2 मिलियन से क्या होगा, आपने बैंक लोन दे दिया 100 मिलियन का और आप लोगों से सिक्योरिटी ले रहे हैं 2 मिलियन की, 5 मिलियन की, कितना बड़ा फर्क है। तो आपको फायदा थोड़ी देगा, फिर कल को अगर वो बैंक को पैसे ना रीपे कर पाया इस तरह, तो बैंक सारे बैंकरप्ट हो जाएंगे, फिर सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे, अब्बू अब्बू हमें पैसे दो, हमारे पास पैसे खत्म हो गए। तो फिर इससे आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आना शुरू हो जाते हैं। और जब आपसे लोग इतना लोन लेना शुरू कर देंगे तो स्पेंडिंग भी तो उस हिसाब से करेंगे ना, स्पेंडिंग करेंगे, एग्रीगेट डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो ये प्रॉब्लम है। ओ सॉरी, क्रॉस क्यों लगा दिया मैंने। वाइडनिंग द गैप इन फेवर ऑफ बैंक्स एसेट्स ओवर लाइबिलिटी, आपके पास एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटी कम है, तो इससे बैंक्स के लिए फायदा है, नुकसान नहीं होता। किसी भी बिजनेस में अगर एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है, उसके लिए फायदेमंद होता है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम अ डिक्रीज इन द नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कहता है अगर नेहरू आपके पास कम होगा तो उससे क्या चीज आपके पास होने वाली होगी। अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, बी कहता है अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट टू द अनएम्प्लॉयड, सी कहता है डिक्रीज इन ट्रेड यूनियन मेंबरशिप, डी कहता है डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। देखो बेटा पहले तो ऑप्शन ए को जरा देख लो। कहता है कि यार अगर हमारे पास नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, यानी कि लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं, लोगों को नौकरी मिल रही है, तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है जरूरी नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज पर डिक्रीज हो। हाँ ट्रांसफर पेमेंट पे जरूर डिक्रीज होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं देने पड़ेंगे। तो यहां पर उसने ट्रांसफर पेमेंट की जगह लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट, देखो यही वाली बात ट्रांसफर पेमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ट्रांसफर पेमेंट रिड्यूस होगा भाई, गुड एंड सर्विसेज पे पेमेंट रिड्यूस नहीं होगी। डिक्रीज इन ट्रेड यूनियन मेंबरशिप, बेटा जब लेबर फोर्स बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ट्रेड यूनियन मेंबरशिप बढ़ती है, कम नहीं होती। और डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, बेटा इंटरेस्ट रेट का कोई लेना देना नहीं है फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट से। हाँ, अगर आप बाद में जाके पॉलिसीज की बात करते हो तो काफी वेग ऑप्शन है ये, काफी वेग पॉइंट है। आंसर क्या बन जाएगा इसका? बी। The table gives the percentage rate of youth unemployment and total unemployment in France and UK in 2001 and 2005. What can be concluded from the table? यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 2001 में है फ्रांस में 19% और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है 8.7%। और 2005 में क्या हो गया? टोटल अनएम्प्लॉयमेंट आपके हो गए 10.1%, 10.1%। और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास हो गई है 22.1%। ठीक है, इस तरीके से आपके मामला चल रहे हैं। अगर मैं यूके की बात करूं तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपके पास है 12% की, और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास है 5.2%। सही है। और यूके के अंदर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 2005 में 12.5% हो गया, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट 4.8% हो गया। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? तो बेटा देखिएगा जरा, फ्रांस एंड यूके एक्सपीरियंस द सेम ट्रेंड्स इन अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा सेम ट्रेंड को देख लेते हैं। सेम ट्रेंड आपके पास क्या चल रहा है कि यहां पर देखो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेकिन यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट टोटल जो है वो कम हो रही है, तो सेम ट्रेंड तो आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है। फिर कहता है बी, फ्रांस हैड अ हायर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन द यूके। देखो अगेन वही वाली बात है, यहां पर परसेंटेज गिवन है, हमें पॉपुलेशन का नंबर नहीं गिवन। अब तक पॉपुलेशन का नंबर नहीं गिवन होगा, हम लोग ये नहीं बता सकते कि फ्रांस में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है या यूके में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। ठीक है। द यूके यूज्ड अ डिफरेंट डेफिनेशन, यूके यूज्ड अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम फ्रांस। भाई यूके जो है वो डिफरेंट डेफिनेशन यूज करती है, फ्रांस जो है वो दूसरी डेफिनेशन यूज करता है। बड़ा ही कोई फजूल सा पॉइंट है यहाँ पे। यूके वॉज मोर सक्सेसफुल देन फ्रांस इन कंट्रोलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप देखें बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूके का फॉल हो रहा है और फ्रांस का बढ़ रहा है। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा क्लास का मैसेज कर दूं, लेट हो जाएंगे हम लोग। नाइनटीन। वॉट इज अ नेसेसरी assumption ऑफ द केन्सियन मल्टीप्लायर? कहता है जी हमारे पास assumptions क्या हैं केन्सियन मल्टीप्लायर मॉडल की। पहले कहता है कि इंक्रीजिंग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दूसरा कहता है कि फ्लेक्सिबल कॉस्ट एंड प्राइसेस, तीसरा कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, चौथा कहता है ओपन इकोनॉमीज। देखो बेटा ये तीन जो है ना, कॉस्ट और प्राइस, फुल एम्प्लॉयमेंट और ओपन इकोनॉमी, ये तो हमारे पास मल्टीप्लायर की कैटेगरी के अंदर जो है वो नहीं आता। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या था? 1/1 - c, यानी कि 1/s। ठीक है। तो आप लोग जो हैं, जब आप लोग सेविंग की तरफ जाते हैं, इसका कहने का मकसद ये है, वो ये कहता है कि भाई आप सारे का सारा पैसा कभी भी स्पेंड नहीं करते, आप सेविंग भी कर रहे होते हैं। तो आपकी जो फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का, उसमें सेविंग को इंक्लूड करना लाजिम है। तो उसने बोला नेसेसरी अजम्पशन क्या है आपकी, तो सेविंग को जो है वो ऐड ऑन करना लाजिम है आपके लिए। अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर समझिएगा इसको। द टेबल शोज रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी फ्रॉम 2019 एंड 2022। तो आपके पास रिलेशनशिप चल रहा है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि फिलिप्स कर्व से ये थोड़ा बहुत लिंक मार रहा है। सम थ्योरीज आर्ग्यू दैट इन्फ्लेशन रेट आर एट देयर लोएस्ट व्हेन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लो। अब देखो फिलिप्स कर्व में हमने क्या पढ़ा था कि इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है। ओ सॉरी, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा।
और अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमने चीज पढ़ी हुई, सही है। सम थ्योरीज आर्ग्यू कि भाई इन्फ्लेशन रेट आर एट देयर लोवेस्ट व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट इज लो। अब ये कह रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, कि जब इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम होगा। विच ईयर कॉन्ट्रडिक्ट्स दिस एक्सपेक्टेशन टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। इन चारों सालों में से कौन सा साल ऐसा है जहां पर आपके पास सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है और वो इसके खिलाफ बात कर रहा है? ठीक है, वो ये सवाल पूछ रहा है आपसे। तो अगर हम लोग 22 की बात करें, 21 की बात करें, देखें ये तो दोनों ही पॉजिटिव में है। इन्फ्लेशन रेट आपकी दोनों ही पॉजिटिव में है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दोनों सालों के मुकाबले में कम है, इन दोनों सालों के मुकाबले में कम है, सही है। तो ये दोनों तो आपके आंसर से निकल गए। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है? अगेंस्ट बात करना। ये दोनों साल तो आपके आंसर में से निकल गए कि जैसे जैसे हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन रेट हमारे पास बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपके पास जो है कम होती जा रही है, वो भी इसी चीज को फॉलो कर रहा है। लेकिन हमने गैप को देखना है। देखो यहाँ पर गैप कम हुआ, यहाँ पर गैप थोड़ा और कम हो गया, इधर गैप है, इधर भी गैप है। लेकिन इन चारों सालों में से सबसे ज्यादा गैप किस साल में आ रहा है बेटा? सबसे ज्यादा गैप जो आ रहा है वो इस साल में है। आप डिफरेंस देख लो दोनों के अंदर, सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है ना वो इस साल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि चारों सालों में से कौन सा साल ऐसा है जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एक्सटेंट के हिसाब से उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट डिफरेंस जो है वो इस साल में आ रहा है। इसका आंसर तभी क्या बन जाएगा? ए। वैसे तो चारों में ही है, लेकिन हाईएस्ट किस में? 2019 में। Diagram represents short-run Phillips curve SRPC, SRPC2, and the long-run Phillips curve in an economy where Nehru is a national rate of unemployment. The economy is originally at equilibrium with no inflation. कहता है कि आप इधर बैठे हुए, कोई इन्फ्लेशन लेवल आपके पास अभी नहीं आ रहा। If the government introduces a fiscal stimulus to reduce unemployment, monetarists predict that there will be a series of movement before long-run equilibrium is restored. बेटा ये expected augmented Phillips curve की बात कर रहा है, expected augmented Phillips curve। अगर आपको याद हो मैंने बताया था किस तरीके से बनता है। ये एसआरपीसी आया, फिर हम लोग ऐसा ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो। फिर उसके बाद आपकी वेजेस बढ़ना शुरू हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा तो फिलिप्स कर्व राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। तो फिर वो यहाँ से ऐसे इधर आ जाता है, फिर ऐसा ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर यहाँ से फिर वो ऐसा शिफ्ट मारेगा तो वो फिर इधर आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व था। विच सेट ऑफ मूवमेंट इलस्ट्रेट्स दिस प्रिडिक्शन। तो बेटा आप देखो किस तरह जा रहे हो, आप बैठे हुए हो पॉइंट एम पे, उसने कहा ना अभी कि नो इन्फ्लेशन है, आप बैठे हुए इधर। तो आप यहां से गए ऐसे ऊपर, ये आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, जैसे ही के पे आए आप यहां आ जाओगे, आप आ जाओगे एल पे। ठीक है, फिर ऐसे आप ऐसे यूं ऊपर जा रहे होगे, ऐसे यूं ऊपर जा रहे होगे, ठीक है, फिर यहां से ऐसे आगे आ जाओगे। तो कौन सा जो आपके पास पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका एम होगा क्योंकि उसने बोल दिया नो इन्फ्लेशन। पहले आप एम टू के जा रहे हैं और फिर आप के से जे की तरफ नहीं जाओगे, आप के से कहां जाएंगे? एल की तरफ जाएंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? डी। An economy has a sudden increase in inflation caused by a large rise in energy prices। कहता है जी हमारी इन्फ्लेशन आ गई है क्योंकि एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ गई होगी। इट ऑल्सो एंटर्स अ रिसेशन विद अ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है जी आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी आना शुरू हो गई है। ठीक है, फिर कहता है कि यार मुझे एक बात ये बताओ, a decrease in which policy variable is most likely to reduce the impact of the recession without increasing the price level further। अब देखो बेटा हमारे पास आ क्या रही है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास बढ़ रही है, आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, एट द सेम टाइम आपका जीडीपी लेवल फॉल हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आपके पास बढ़ रहा है। तो बेटा मुझे पॉलिसी भी कौन सी लगानी पड़ेगी? सप्लाई साइड पॉलिसी लगानी पड़ेगी। अब चारों में से सप्लाई साइड पॉलिसी कौन सी है? कहता है जी क्या चीज इंक्रीज करूं? डायरेक्ट टैक्सेशन। पहली बात तो डिमांड साइड पॉलिसी है, और अगर आप उसको इंक्रीज करेंगे तो आपकी प्राइसेस और बढ़ जाएंगी, तो ये मसला है। आगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो उससे एडी बढ़ेगा, प्राइस और बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई पे इफेक्ट नहीं आएगा, हमें सप्लाई बढ़ानी है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन अगर बेटा हम लोग, अच्छा ये इंक्रीजिंग प्राइस लेवल फर्दर, हाँ, अगर बेटा मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाऊंगा
मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन को रिड्यूस करूंगा। क्या बोला? व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस? सप्लाई साइड पॉलिसी। मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करूंगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करूंगा तो बेटा उससे मेरे पास सप्लाई साइड पॉलिसी आएगी। अच्छा, मैंने आपको ऊपर दो की गलत एक्सप्लेनेशन दे दी, मुझे लगा कि बढ़ाना है, ये यहाँ पे हमने रिड्यूस करना है। लेकिन अगर ऊपर दो की भी मैं बात करूं तो बेटा वो ये है कि अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे बिना तो किस पे अफेक्ट आएगा? एडी पे। हमें क्या करना है? सप्लाई। और उसने बोला था विदाउट इंक्रीजिंग प्राइस एनी फर्दर, तो उससे एडी बढ़ेगा और आपके पास प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो वो मीट नहीं कर रहा क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो एडी कम होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगी, लेकिन इन दी एंड हमें क्या चाहिए? सप्लाई साइड पॉलिसी। तबीयत ठीक नहीं है यार, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें? इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस कर दें, सप्लाई साइड पॉलिसी लग जाएगी। इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे तो बेटा वो डिमांड साइड पॉलिसी आएगी, मॉनेटरी की तरफ आएगी। मॉनेटरी की तरफ जाएंगे तो बेटा वो फिर हमारी एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करेगा, सप्लाई को अफेक्ट नहीं करेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे? क्योंकि बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे तो सप्लाई साइड पॉलिसी होती है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना। और इन्फ्लेशन आ भी कैसे रही थी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश को रिड्यूस तो सप्लाई साइड पॉलिसी सही होता है ना भाई। तो आंसर क्या बनेगा? सी। व्हाट इज नॉट अ थ्रेट टू ग्लोबलाइजेशन? क्या चीज ग्लोबलाइजेशन का थ्रेट नहीं होती? राइजिंग फेयर ऑफ लूजिंग जॉब्स टू इमिग्रेंट वर्कर्स। बेटा ये तो आपके पास थ्रेट होता है ना कि अगर बाहर से गोरा हमारे मुल्क में आएगा तो मेरी नौकरी खा जाएगा। राइजिंग पॉलिटिकल टेंशन अमंग मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। बेटा ये भी आपके पास मसला है क्योंकि ये भी थ्रेट होता है। यस, ये भी थ्रेट है। स्ट्रॉन्गर ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स। ये भी आपके पास थ्रेट है क्योंकि बाहर से फिर लोग आपके मुल्क में बेचेंगे। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज। बेटा ये हमारे पास थ्रेट ग्लोबलाइजेशन का नहीं है, ये हमारे डोमेस्टिक में मसला क्रिएट करे। अगर हमारी इन एफिशिएंट इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने सपोर्ट दी हुई है, ठीक है, तो फिर उसकी वजह से भी गवर्नमेंट का ही खर्चा जा रहा है ना भाई। आप इस तरह समझ लो कि बिगड़ी हुई औलाद है, आप उसको इतने पैसे देते रहो, उसको खुश रखते रहो, लेकिन वो इन दी एंड बेगैरती है या बेगैरत है, नशों पे खर्चा कर रहा है, उल्टी सीधी चीजों पे खर्चा कर रहा है, तो आप एक टाइम पे आके तो उसका खर्चा रोक दोगे ना, खर्चा पानी बंद करोगे, बोलोगे भाड़ में जाओ। यही चीज गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का बेटे थ्रेट नहीं है, आप अपने पैसे तो नहीं जाया कर सकते ना। Singapore has one of the highest population densities in the world. It discourages car use through a higher tax on second cars. कहता है अगर आपने दूसरी गाड़ी ली तो फिर आप टैक्स देना पड़ेगा आपको। Which additional policy would help to relieve road congestion in the short run? कहते हैं हम लोग शॉर्ट रन में और क्या ऐसा मामला करें कि हमारे पास जो है ना ट्रैफिक कम हो जाए रोड पे। लिमिटिंग द टोटल नंबर ऑफ कार लाइसेंसेस इशूड। तो बेटा जितनी कार लाइसेंस आपके पास कम इशू होंगे उतनी कम गाड़ियां सड़कों पे आएंगी, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। इनकरेजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द साइज ऑफ फैमिलीज। भाई तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप वो जैसे चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, अगर आप यहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी लगा देते हो तो उससे गाड़ी का क्या लेना देना? क्या गाड़ी गाड़ी भी वही इसी तरह जो है वो बच्चे पैदा करती है? इस तरह तो नहीं होता ना भाई, गाड़ी तो आप खरीदते हैं ना, एक तो फिनिश गुड है, वो कोई गधा घोड़ा थोड़ी है कि वो दो दो गाड़ियां मिल गई तो फिर जी नई गाड़ी पैदा हो गई, इस तरह थोड़ी होता है। फजूल बात कर रहा है। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय बिल्डिंग न्यू रोड्स। बेटा देखो, अगर आप नए रोड बनाना तो आपका ऑब्जेक्टिव है ही नहीं ना। आपका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आप करंट रोडों पे किस तरीके से गाड़ियों को कम करें, वो तो आपका ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। रिप्लेसिंग डीजल कार बाय इलेक्ट्रिक कार। तो बेटा इंडियन है तो वो भी कार ही ना, वो भी तो रोड पे ही आएगी। आंसर क्या बन जाएगा इसका? ए। व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। बेटा जो भी प्रोटेक्शनिज्म वाला मामला होगा वो रिड्यूसिंग पॉलिसी का पार्ट नहीं है। देखिए जरा, अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बेटा ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, ये रिड्यूसिंग का पार्ट है। डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, बेटा ये स्विचिंग का पार्ट है। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स, ये डैम्पनिंग का पार्ट है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ये भी रिड्यूसिंग या डैम्पनिंग पॉलिसी का पार्ट है। आंसर इज बी। व्हाट डज जे कर्व अफेक्ट शो। बेटा जे कर्व अफेक्ट कहता है कि शुरू में नुकसान है, बाद में फायदा है। A successful currency depreciation requires the sum of the import and export elasticities of demand to be greater than one. बेटा सम का मतलब यहाँ पे पता है क्या है? कि दोनों में से कोई एक चीज इनलास्टिक हो सकती है, दोनों में से कोई एक चीज इनलास्टिक हो सकती है, कि ओवरऑल आंसर शुड बी ग्रेटर देन वन, ओवरऑल पीडी शुड बी ग्रेटर देन वन। यानी कि इस तरह कह रहा है कि वो यूं समझ लो कि 0.8 एक्सपोर्ट किया गई और 0.4 इम्पोर्ट किया गई, दोनों को ऐड किया तो 1.2 ओवरऑल बन गई।
इस तरीके से नहीं होता, दोनों की पीईडी शुड बी ग्रेटर देन 1, उसने लिखा हुआ सम। आफ्टर अ करेंसी डिवैल्यूएशन करंट अकाउंट इज लाइकली टू गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। आप खुद देखो बेटा, यहाँ पे वर्स है, यहाँ पे बेटर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो सकता है, मतलब है वैसे तो। इन द शॉर्ट रन डिमांड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेंड टू बी प्राइस इलास्टिक। कहता है शॉर्ट रन के अंदर आपकी डिमांड इलास्टिक होती है। बेटा शॉर्ट रन में डिमांड इन इलास्टिक होती है, इलास्टिक नहीं है। द वैल्यू ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड विल अफेक्ट द सक्सेस ऑफ करेंसीज डीवैल्यूएशन। नो बेटा, करेंसी की डीवैल्यूएशन अफेक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि करेंसी की डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस पे ऊपर नीचे हो रहा होता है। आंसर इज बी। व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अगर मल्टीनेशनल बढ़ेंगी तो क्या होगा भाई, यानी कि बाहर से दूसरे मुल्कों से कंपनीज पाकिस्तान में आके काम कर रही है, तो क्या होगा इससे। डिक्रीज इन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, बेटा एडवांसमेंट बढ़ती है। अ डिक्रीज इन एफडीआई, बेटा एफडीआई भी बढ़ता है। एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, यस ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब जैसे टेस्ला ने अपना प्लांट इंडिया में लगा लिया, तो अब जो भी वो प्रोडक्ट वहां पे बनाएगा एक्सपोर्ट तो इंडिया से ही करेगा ना, तो एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ सकते हैं। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, नो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट गिरती है, क्योंकि मल्टीनेशनल फिर आपको जॉब्स भी तो देती है। द टेबल शोज जीडीपी एंड पॉपुलेशन ऑफ 4 कंट्रीज। विच कंट्री इज मोस्ट लाइकली टू हैव द लोवेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेटा लोवेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस कंट्री में होगा जहां पर जीडीपी पर कैपिटा सबसे लोवेस्ट होगा। तो मुझे क्या करना है, जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करना है। तो अगर मैं देखूं पहले वाले का क्या आ रहा है, 206.7 डिवाइडेड बाय 153.5। तो पहले वाले का आ रहा है बेटा 1.34, सही है ये आ रहा है। दूसरा है 2989 डिवाइडेड बाय 1148, ये आ रहा है 2.6। 292.7 ओवर 138.3, ये आ रहा है 2.11। 467 डिवाइड बाय 43.8, ये आ रहा है 10.6 समथिंग। तो बेटा लोवेस्ट कहाँ पे आ रहा है आपके पास। व्हाट विल इंक्रीज द साइज ऑफ कंट्रीज ऑप्टिमम पॉपुलेशन। बेटा ऑप्टिमम पॉपुलेशन आपका कब बढ़ेगा, जब आपके पास अवेलेबिलिटी हो रिसोर्सेज की, जब आपका जीडीपी पर कैपिटा बढ़ जाए, सही है। तो कहता है जी ऑप्टिमम पॉपुलेशन कब बढ़ेगा, राइज इन बर्थ रेट। बेटा बर्थ रेट के बढ़ने से या तो आप ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे, आपका ऑप्टिमम पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, नुकसान। लोअरिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, बेटा उससे भी ऑप्टिमम पॉपुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, जब रिटायर हो गया बंदा तो बच्चे तो वो ऑलरेडी कर चुका होगा ना, अब वो वापस रिवर्स थोड़ी जाएगा। अराइज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल अवेलेबल फॉर कंट्री, इससे आपकी रिसोर्स अवेलेबिलिटी बढ़ती है। जब रिसोर्स अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो देयर अ चांस कि आपका ऑप्टिमम पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाए। डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्रीज इंडस्ट्रीज, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है तो उससे ऑप्टिमम पॉपुलेशन भी गिरता है, क्योंकि ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जीडीपी पर कैपिटा जो है ना वो सबसे ज्यादा हाई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कंट्री का प्रोडक्टिविटी गिर गई तो जीडीपी पर कैपिटा गिर जाएगा। आंसर इज सी। द टेबल शोज द वैल्यू ऑफ जीनी कोएफिशिएंट फॉर सम कंट्रीज इन अ गिवन ईयर। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। जीनी कोएफिशिएंट बेटा किस तरीके से चल रहा है हमारे पास, देखिएगा जरा। इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली इन डेनमार्क देन फ्रांस। कहता है कि फ्रांस के मुकाबले में डेनमार्क में ज़्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है। करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि बेटा जितना नंबर आपका छोटा होता रहता है ना, उतनी क्वालिटी ऑफ इनकम आपकी बढ़ती रहती है। इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली इन नमीबिया देन जिम्बाब्वे। कहता है नामीबिया में ज़्यादा बेहतर तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एज कम्पेयर टू जाम्बिया। तो बेटा ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जितना छोटा नंबर होगा उतनी इवन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आएगी। जी आयशा। इनकम पर कैपिटा इज हायर इन जाम्बिया देन नमीबिया। देखो बेटा वो आपको इनकम पर कैपिटा तो बताता ही नहीं है, वो आपको ये बताता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रही है। ठीक है, देयर आर प्रोपोर्शनली मोर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। अगेन ये पॉवर्टी लाइन भी आपको नहीं बताता, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बता रहा होता है। 30 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, ए बन जाएगा। क्लियर है पूरी कहानी, समझ गए।